Hello everyone, welcome or welcome back to Learn Bio. Let's learn bio with me. सो लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने लर्निंग का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा नया टॉपिक शुरू होगा जो है पेरेंटल केयर। ठीक है, तो देख लेते हैं पेरेंटल केयर क्या होती है। तो पेरेंटल केयर को ही हम पेरेंटल बिहेवियर भी कह लेते हैं। तो पेरेंटल बिहेवियर इज लुकिंग आफ्टर द एग्स और द यंग वंस अंटिल दे बिकम इंडिपेंडेंट। तो जो भी पेरेंट होते हैं वो या तो अपने एग्स या अपने यंग वंस की अगर केयर करते हैं और उनकी लुक आफ्टर करते हैं तब तक जब तक वो इंडिपेंडेंट ना हो जाएं, तो वो क्या कहलाती है, पेरेंटल बिहेवियर। और पेरेंट्स द्वारा करी जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पेरेंटल केयर। तो जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की केयर कर रहे हैं, जो बच्चे दे रहे हैं वो बच्चों की केयर कर रहे हैं, और जो एग्स दे रहे हैं वो एग्स की केयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यही केयर क्या कहलाई जाती है, पेरेंटल केयर। और कब तक की जाती है कि जब तक बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो जाए। इंडिपेंडेंट किस लिए, मूवमेंट के लिए और नरिशमेंट के लिए। ठीक है, तो जब तक बच्चा अपना नरिशमेंट खुद ना कर ले, अपनी फूडिंग खुद ना कर ले और अपना मूवमेंट खुद ना कर ले, अपने आप से चलने फिरने लायक ना हो जाए, तब तक उस बच्चे की, उस एग की केयर करी जाती है। और किसके द्वारा की जाती है, पेरेंट्स के द्वारा। इसीलिए इस केयर को क्या बोलते हैं, पेरेंटल केयर। ठीक है, अब ये जो पेरेंटल केयर है इसका रीज़न क्या होता है। इसका जो सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि पेरेंटल केयर की वजह से जो बच्चे का रेट ऑफ सर्वाइवल है वो इंक्रीज़ होता है। तो बिहेवियर शोन बाय पेरेंट्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस। तो जो यंग वंस हैं, एग्स हैं या बेबी हैं, उनके सर्वाइवल को बढ़ाने के लिए, उनको प्रीडेटर से, उनको जो भी स्ट्रेस के रिसोर्सेज हैं उनसे बचा के उनके जो सर्वाइवल का रेट है, उनके जो मतलब ज़िंदा रहने के रेट के लिए, कि उनके ज़िंदा रहने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो यंग वंस की केयर करते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई भी ह्यूमन है वो अपने बच्चे की केयर करता है तभी तो वो एक अच्छी लाइफ और प्रॉपर लाइफ स्पैन जी पाता है। लेकिन अगर हम केयर करना छोड़ दें, अपने बच्चे को ऐसे ही डाल दें, उसको बीमार होने दें, बीमार होने पे उसकी केयर ना करें, उसकी दवाई ना लें, तो क्या बच्चे की लाइफ स्पैन रहेगी ही नहीं। कुछ एक टाइम तक ही रहेगा और वो थोड़ी सी भी बीमारी आई तो वो बच्चा डेथ कर जाएगा। तो यही क्या है, इसका रीज़न है कि हम उसकी सर्वाइवल रेट को बढ़ा सकें। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी यंग वंस होते हैं उनकी केयर करते हैं। अब यही चीज़ है, इसको हम और भी क्या बोल सकते हैं कि हम उनको प्रीडेटर से बचाते हैं। अब जो भी एनिमल्स होते हैं वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, प्रीडेटर से बचाते हैं। जैसे जो बर्ड्स होती हैं वो नेस्ट में अपने एग्स को प्रोटेक्ट करती हैं कि ताकि कोई भी बाहर का जो भी कोई फॉरेन जो उनका प्रीडेटर है वो हार्म ना कर पाए, तो अपने एग्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये प्रोटेक्शन इज़ पेरेंटल केयर। जो ह्यूमंस हैं वो भी अपने बेबी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बहुत शुरुआती दौर पे जब बच्चा बहुत नाजुक होता है तो उसको बहुत प्रोटेक्शन में रखा जाता है, इसीलिए ताकि जो भी प्रीडेटर है, जो भी चीज़ें उसे नुकसान दे सकती हैं, उन सबसे वो दूर रहे और उसकी जो सर्वाइवल का रेट है वो इंक्रीज़ हो सके। और वो जब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो जाए तब तक उसकी प्रॉपर नरिशमेंट और केयर करी जाती है। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मेल और फीमेल में हमेशा जो फीमेल होती है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहता है। मेल का भी रहता है बट मेल का जो रेशियो है वो फीमेल का ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मेल। तो फीमेल इन्वेस्ट मोर इन प्रोड्यूसिंग बेबी देन मेल। तो ये जो लाइन है वो यूनिवर्सली है कि यूनिवर्सली हर एक स्पीशीज़ में, हर एक एनिमल में, हर प्लांट में, प्लांट का तो नहीं कह सकती बट मोस्टली इन एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, फीमेल जो है वो हमेशा ज़्यादा इन्वेस्ट करती है किसी भी बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए। मेल का कंट्रीब्यूशन होता है वो फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है। अब इसी वजह से क्या होता है कि मेल जो है अपनी लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि उनके स्पर्म्स जो हैं डेली प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उनकी जो बच्चे को प्रोड्यूस करने में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत लिटिल है। तो इस वजह से मेल्स जो हैं वो ज़्यादा बच्चे जनरेट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल, क्योंकि फीमेल में उनमें बहुत सारे जो फिज़ोलॉजिकल कॉस्ट है वो मेल की कम है इन कंपैरिजन टू फीमेल। फीमेल की फिज़ोलॉजिकल कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब वो अपनी
बॉडी की एनर्जी ज़्यादा इन्वेस्ट करती है किसी भी बच्चे को प्रोड्यूस करने के लिए। क्यों? क्योंकि मेल का कंट्रीब्यूशन क्या है कि उसको बस गैमेट को फर्टिलाइज करना है, वहाँ तक उसका कंट्रीब्यूशन है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद का जितना भी प्रोसेस है वो सब किस में हो रहा है? फीमेल में। और फीमेल फिर उसके बाद बच्चे जो इन्फेंट है उसकी पूरी डेवलपिंग भी जो फीटस की डेवलपमेंट है वो सब भी फीमेल की ही बॉडी में हो रही है। तो इस वजह से क्या होता है कि फीमेल की ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा फिजियोलॉजिकल कॉस्ट इन्वेस्ट होती है बेबी को प्रोड्यूस करने में। इसलिए फीमेल्स जो होती हैं वो अपने लाइफ टाइम में मेल्स के कंपैरिजन में कम बेबी प्रोड्यूस कर पाती हैं। ठीक है, तो उसका रीज़न क्या है कि फीमेल की एनर्जी जो है वो ज़्यादा खर्च होती है, क्योंकि उनका जो काम है, उनका जो रोल है बच्चा प्रोड्यूस करने में वो ज़्यादा है मेल के कंपैरिजन में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो भी पेरेंटिंग है वो क्या क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है इन्वेस्टमेंट इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो जब भी हम पेरेंटिंग शुरू करते हैं या पेरेंटल केयर शुरू होती है तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि हम जो भी मेल है और जो भी फीमेल है वो दोनों इन्वेस्ट करेंगे किस चीज़ में? गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, गैमेट्स क्या क्या होते हैं? स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल है जिसमें हम क्या बोलते हैं, ये केटेड करके एक ऑर्गेनिज्म है केटेड करके। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी जो फीमेल होती है केटेड की, दिस फीमेल ईट्स मोर स्पर्मेटोफोर्स प्रोवाइडेड बाय मेल सो डैट शी कैन हैव लार्जर एग्स। तो ये जो केटेड होती है इसकी जो फीमेल होती है वो जो मेल के द्वारा प्रोड्यूस किए गए स्पर्मेटोफोर्स हैं उनको ईट करती है और उनसे न्यूट्रिशन लेती है। इस वजह से उस न्यूट्रिशन को वो किस में यूज़ करती है कि जो भी उसके एग्स हैं उसका साइज़ वो लार्जर कर सके। ठीक है, तो इसमें जो न्यूट्रिशन है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? मेल। तो इसमें क्या है, मेल इन्वेस्ट करता है किसमें? गैमेट के फॉर्मेशन में। गैमेट क्या है? एग। तो इस एग के फॉर्मेशन के लिए मेल इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये किस में आ गया? पेरेंटल केयर में, कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस में हो रहा है? गैमेट्स के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो इन स्पर्मेटोफोर्स को ये ईट करती है और इसको एज नरिशमेंट यूज करती है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो है प्रिपरेशन ऑफ द हाउसिंग। अब जब भी या एग्स ले होंगे या बेबी प्रोड्यूस होगा, इन दोनों को ही रहने के लिए जगह चाहिए। एग्स को क्या चाहिए? नेस्ट चाहिए। बच्चे को क्या चाहिए? प्रॉपर घर चाहिए। तो घर बनाना, नेस्ट बनाना, ये किसके अंडर आता है? हाउसिंग की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ नेस्ट, बरोज, टेरिटरीज, ये ह्यूमंस में होती हैं। बरोज किस में? रैट्स में होती हैं। ठीक है, और नेस्ट किस में होता है? बर्ड्स में। ठीक है, तो ये सब किस लिए है? ताकि वो अपने बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। अब उसके बाद क्या है, जो थर्ड वन इज वो है केयर ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। तो जो भी फर्टिलाइज्ड है, स्पर्म और ओवम को फर्टिलाइज करने के बाद जो भी फर्टिलाइज्ड एग बचा उसकी क्या करनी है? अब केयर करनी है। ठीक है, तो बर्ड्स में क्या होता है? एग ले करते हैं, फिर उसके बाद बर्ड क्या करती है? अपने नेस्ट में उसको इंक्यूबेट करती है, जो हीटिंग पीरियड होता है कि उसको हीट प्रोवाइड करती है। फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसमें से जो भी बच्चा है वो हैच करके निकलता है। ठीक है, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड बर्ड्स में होता है और पेंट रेप्टाइल्स में होता है। इसमें क्या होता है, जो भी फर्टिलाइज्ड एग जो फीमेल प्रोड्यूस कर रही है उसको इंक्यूबेट करती है बर्ड्स। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें किस में आती हैं? पेरेंटल केयर में। कि कुछ एक चीज़ों में, कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे बताए गए जहाँ पे मेल कंट्रीब्यूट करता है किसमें? गैमेट्स के फॉर्मेशन में। अब उसके बाद ये चीज़ तो कॉमन है कि हर जगह होती है कि हाउसिंग की प्रिपरेशन करना इज़ इम्पॉर्टेंट, नेस्ट बनाना है, घर बनाना है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उसके बाद थर्ड वन इज़ केयर ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। जो भी फर्टिलाइज्ड एग जनरेट हुआ है उसकी केयर करना इज़ इम्पॉर्टेंट, उसको प्रॉपर शेल्टर देना। और बर्ड्स में क्या होता है कि जब वो एग प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको इंक्यूबेट करते हैं, उसको प्रॉपर हीट करते हैं ताकि उससे जो भी लिटिल वन है, यंग वन है, वो हैच होके निकल सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पेरेंटल केयर में आती हैं। अब उसके बाद बर्थ के बाद क्या क्या केयर्स होती हैं। तो सबसे पहली जो बर्थ के बाद कोई भी या तो एग हो या बेबी हो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो चीज़ है बर्थ के बाद वो क्या होगी?
प्रोविजनिंग और प्रोटेक्टिंग यंग, जो भी यंग वन है उसको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे बर्ड्स में क्या करती हैं, फीड करते हैं। अब ये जो भी मदर बर्ड होगी वो इन सारे जो भी ये बेबी बर्ड्स हैं इनको फीड करेगी, बाहर से खाना लाके इन सबके माउथ में फीडिंग कराएगी। तो ये चीज़ किस में होती है, बर्ड्स में। अब माउथ ब्रूडिंग करके एक प्रोसेस होता है, वो किस में होता है, फिश में। इसमें भी जो मदर फिश होगी वो अपने बेबी फिशेस के लिए माउथ ब्रूडिंग कराती है और नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। अब ह्यूमंस में क्या होता है, लैक्टेशन होता है। इसमें जो मदर्स होती हैं वो अपने बच्चे को लैक्टेशन कराती हैं, मिल्क प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, फीडिंग और नरिशमेंट के प्रोसेसेस हैं जो हर स्पीशीज़ में अलग अलग हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड चीज़ है वो क्या है, केयर फॉलोइंग न्यूट्रिशनल इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे को तब तक न्यूट्रिशन और प्रॉपर शेल्टर और सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी कि जब तक वो खुद से इंडिपेंडेंट ना हो सके। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, फीडिंग, जैसे पहले देखा था हमने, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, उसको मिल्क प्रोवाइड करना, उसको फूड प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं, फीडिंग के। उसके बाद प्रोटेक्शन, उसको शेल्टर प्रोवाइड करना, इस प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद पेरेंटल केयर, कि जो भी उसकी चीज़ें हैं, ज़रूरत है, उस सब चीज़ों का ध्यान रखना इस पेरेंटल केयर। अब ह्यूमंस में तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो पेरेंटल केयर का बेस्ट एग्जाम्पल है कि लाइफ टाइम पेरेंट्स इन्वेस्ट करते हैं बच्चों के लिए और उनके लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं हर एक चीज़ के लिए। इसीलिए क्या है, ह्यूमंस में यंग वंस का जो सर्वाइवल रेट है वो सबसे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर स्पीशीज़। अब उसके बाद पेरेंटल केयर का कॉस्ट क्या है, कि माँ बाप को कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, चाहे वो ह्यूमंस में हो या अदर एनिमल्स में या बर्ड्स में, किसी का भी एग्जाम्पल हम ले लें। तो हम इसमें स्पेशली हम मैमल्स में पढ़ेंगे कि जो सबसे पहला जो हमारी मदर्स होती हैं वो क्या क्या कॉस्ट देती हैं, क्या क्या सेक्रीफाइसेस करती हैं। तो सबसे पहला जो सेक्रीफाइस है या कॉस्ट बोलेंगे इसे, वो है हाई न्यूनेट। तो अब इसमें क्या होता है कि जब भी बेबी का जन्म होता है, जब भी बेबी न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसका जो वेट होता है वो 8% ऑफ मदर्स वेट, माँ का वेट जो भी होगा उसके 8% वेट होगा। जैसे अगर मदर का वेट 60 है तो 8% ऑफ 60 मतलब 8/100 इंटू 60। तो बच्चा कितने का होगा, 4.8। ठीक है, तो अगर मदर का वेट 60 kg है तो इसके 8% बच्चे का वेट क्या होगा, 4.8 kg। कुछ एक केसेस में क्या होता है 18% भी वेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मदर के वूम का साइज़ होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, ये एक्सेप्शन केसेस हैं। अब उसके बाद जो सेकेंड है वो है कॉस्ट ऑफ कैरिंग, कि जो भी प्राइमेट्स में तो ये है ही, प्राइमेट्स में अब प्राइमेट्स की एग्जांपल अगर याद आपको करनी है तो ऐसे याद करिए, हम करके। हम में क्या होगा, H फॉर ह्यूमंस, A फॉर एप्स, और M फॉर मैमल्स। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें किसके अंडर आती हैं, प्राइमेट्स के अंदर। तो इन तीनों में ही क्या होता है कि जो मदर होती है वो फीटस को अपने बॉडी में कैरी करती है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉस्ट ऑफ कैरिंग। ये जो कैरिंग का टाइम पीरियड है वो चेंज होता है, ह्यूमंस में 9 मंथ्स के अराउंड होता है और एलिफेंट्स में अलग होता है। तो हर एक स्पीशीज़ में डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन मोस्टली जो प्राइमेट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो मदर होती है वो बर्थ से पहले भी बच्चे को कैरी करती है और बर्थ के बाद भी को काफ़ी टाइम तक, जब तक बच्चा चलने लायक नहीं हो जाता, उसको गोद में लेना। और जैसे आपने मंकीज़ को भी देखा होगा, वो अपने बच्चे को अपने आप से चिपका कर रखते हैं। तो ये चीज़ मैमल्स में ज़्यादा होती है, मैमल्स में मदरहुड जो है वो काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है कॉस्ट ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन इज मिल्क फीडिंग। तो प्राइमेट्स में तो ये चीज़ है ही फेमस कि जो भी मदर है वो लैक्टेशन कराएगी। अब प्राइमेट्स में जो मदर होती है वो अपने टाइम का 35% टाइम किस में यूज़ कराती है, बच्चे को फीडिंग कराने में। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा खासा सेक्रीफाइस है।
और इससे मेंटल और साइकोलॉजिकल भी मतलब एक प्रेशर टाइप का भी जनरेट होता है। अब जो फीमेल्स होती हैं उनका क्या क्या काम है, एग्स को प्रोड्यूस करना, नेस्ट बनाना, एग्स को बचाना और यंग वंस को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना। अब जो मेल है, अब कुछ कुछ में क्या होता है, मेल मेल का जो सबसे मेन फंक्शन है वो क्या है, स्पर्म्स प्रोवाइड कराना, और स्पर्म के द्वारा जो भी न्यूट्रिशन है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम यूज़ होते हैं एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। तो मेल का ये कंट्रीब्यूशन होता है। अब कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं या एग्जांपल्स हैं। अब जैसे ये एग्जांपल है कि जाइंट वाटर बग, इसमें क्या करता है, जो मेल होता है वो अपने बैक पे एग्स को कैरी करता है, ठीक है। तो कुछ एक ऐसे एग्जांपल्स भी मिलेंगे जहाँ पे आफ्टर बर्थ के बाद भी मेल्स काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। अब ह्यूमंस में भी कि मेल मेल का जो केयर होता है, बच्चे की केयर करना और मदर की केयर करना, तो ये सब किसमें इंक्लूड हो जाती हैं, पेरेंटल केयर में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदर ही सारे काम कर रही है, फादर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, एंड आजकल तो और ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। लोग जागरूक हैं, अवेयर हैं। तो हाँ, यहाँ तक हो गया आज। तो ये पेरेंटल केयर तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया। अब बाकी हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग फैक्टर्स देखेंगे कि क्या क्या पेरेंटल केयर को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से जो भी फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर जो है वो हम यहीं पे ओवर करते हैं। उसके बाद अगर आपको समझ में आता है, कोई भी डाउट है, आप उसको कमेंट में पूछिएगा। और अगर आपको लेक्चर जो है समझ आया या कोई भी दिक्कत है, कहीं पे मैं चीज़ें गड़बड़ कर रही हूँ, तो वो भी आप कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको लेक्चर समझ आया तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।